हेलो एवरीवन, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए गुड हो। दिस इज अनुराग सुमन सर एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैम्पसेट। जैसा कि आपको पता है ये चैनल उन स्टूडेंट्स के डेडिकेटेड है जो IIT जेईई, नीट, बाकी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट लाइक DU, BHU, नेस्ट एंड आइजर्स, KVPY इनकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स के आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रॉमिस किया है, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। यू वोंट बिलीव। आज मैंने जो लेसन मैंने स्टार्ट कर रखा था आपके साथ सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा सिलेबस क्या था हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का, फिर उसमें हमने देखा था कि हमने उसे 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, वो था व्हाट इज सॉल्यूशन। वहां मैंने आपको सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या लोगों के बीच में जो कॉन्सेप्शंस हैं वो उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आइए मैं आपको उस सिलेबस के सेकंड पार्ट की तरफ ले चलता हूं, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। इनकी मैंने आपको थोड़ी सी आइडिया दी थी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कि ये बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। इसी बातों को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके को हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, देखो वहां पे मैंने आपको कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो टेम्परेचर के साथ वैरी कर जाते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, और दूसरे वो कि आप लाख टेम्परेचर का चेंज करवा लो, उनमें कुछ खास चेंज नहीं आता। खास क्या, कुछ चेंज नहीं आता है, उन्हें हमने कहा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। देखो अब एक चीज जरा तुम सोचो, तुम जरा चीज सोचो, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाती है, और आपको भी पता है कि वो है वॉल्यूम। वो क्या है, वॉल्यूम। तो आप जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स देखोगे, जिन्हें मैंने TDT कहा है, जिन्हें मैंने क्या कहा है, TDT, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है। ठीक है, किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आप वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी निकालते हो। तो मैं कह सकता हूं इन टर्म्स को क्या, मैं ये कह सकता हूं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। वहीं अगर आप बात करो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स की, जिन्हें मैं कहता हूं इन शॉर्ट TIDT, तो वहां आप देखोगे कि वो सारे जो टर्म्स हैं वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं निकाले जाते हैं, वो उल्टा मास के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। ठीक है, वो मास के रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में निकाले। भाई नंबर थोड़ी चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, या फिर किसी भी सॉल्यूशन का मास थोड़ी चेंज कर जाएगा, सॉल्वेंट का मास थोड़ी चेंज कर जाएगा टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप 5 kg लोहा लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आप उसको लेकर चले जाओ 100 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्ट करे ना करे, लोहा तक है वैसे ही मेल्ट नहीं करता 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर उसका वेट जो है वो 5 का 5 kg ही रह जाएगा, आपका 5 का 5 kg ही रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। मास क्या होती है आपकी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। आइए जरा देखते हैं कि इस लिस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं जो हमें जानने चाहिए। देखो भाई, इसमें जो पहला जो आपका आता है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है मोलारिटी, और चौथा जो हम पढ़ते हैं वो क्या है आपका, नॉर्मेलिटी। ये 4 टर्म्स हम पढ़ते हैं। एक चीज आप देखेंगे कि ये चारों टर्म्स किसके रेस्पेक्ट में निकलते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करा देते हो तो सारे टर्म्स की वैल्यू चेंज कर जाएगी। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो 1 थी, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करा देते हो 30 कर देते हो, तो 1 से वैल्यू कुछ और हो जानी है, सेम नहीं आएगा आपका, वहीं पे अगर मैं ले लेता हूं उसका मोल फ्रैक्शन, मान लो उसका मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूट का वहां पे 0.2 था,
25 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे भी 0.2 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन जो है आपका वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं इन चारों टर्म्स को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता चलूं, वन बाय वन एक्सप्लेन करता चलूं। आपने अपनी कॉपी में इन्हें मेंशन कर लिया होगा। एक आपसे रिक्वेस्ट और है मेरी कि आप जो भी पढ़ो उसके नोट्स बनाते रखो, क्योंकि वीडियोस ठीक है आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट नोट्स आपके अपने होंगे। हो सकता है कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊं, कुछ बातें मैंने आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म की हुई हो, तो उन सबका जो आपका कलेक्टिव समराइजेशन बनेगा वो है आपके नोट्स। तो अपने नोट्स को यूज करो, उनसे पढ़ो, वीडियोस से आप नोट्स बनाओ, नोट्स से आप पढ़ो, वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे और आपकी जो तैयारी होगी वो प्रॉपर होगी। बहुत जल्द मैं एक लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक टाइम में मेडिकल प्रिपरेशन की थी, क्लियर भी किया था, तो वो अलग सी बातें हैं, छोड़िए आपको मुझसे क्या, तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री से मतलब होना चाहिए। तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए किसी भी प्रिपरेशन को करने के समय। ये कॉमन से पॉइंट्स हैं कि बहुत से लोगों ने बताई हैं, बट हो सकता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ ऐसी अपनी पर्सनल ट्रिक्स पता हो जो बाकियों को नहीं पता हो। ठीक है, चलिए उन बातों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे आते हैं, पहले शुरू के दो टर्म्स को मैं दिखाता हूं आपको। शुरू के दो टर्म्स का ध्यान से देखना, मैं इतना हटा देता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म लूं आपका, अगर मैं आपका फर्स्ट टर्म लूं यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो देखो ये क्या कहता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या कहता है। इसकी अगर डेफिनेशन की तुम बात करो तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कहता है कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का डिसॉल्व है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन मान लो 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में 5 ml जो है तुम्हारा क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल है, बाकी का 95 ml क्या है आपका, वाटर है। तो आप क्या बोलोगे इस सॉल्यूशन में, अगर इस सॉल्यूशन की आपसे कंसंट्रेशन पूछ ली जाए तो आप बोलोगे 5% अल्कोहल है इस सॉल्यूशन में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल, ये सॉल्यूशन जो, ये जो टर्म होता है जनरली यूज होता है मिसिबल लिक्विड्स के लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए, ठीक है, ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए टर्म यूज किया जाता है। तो अगर मुझसे जो कोई फॉर्मूला पूछ ले, अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, आप यहां पे ml में रखोगे सब कुछ, ठीक है, इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में होना चाहिए, ठीक है, इंटू 100%। ये आपको निकालने का तरीका है, ये आपके निकालने का तरीका है। अच्छा एक बात तो आप भी जानते हो, एक बात आप भी जानते हो, आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखी होगी, कौन सी चीजें पढ़ रखी होंगी, गैसेस स्टेट पढ़ रखी होगी। मुझे एक सवाल का जवाब दो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम ऐड कर सकें, जो एडिटिव इन नेचर हो, वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जरा समझो, यहां मैंने बीकर में 5 ml वाटर ले लिया, किसी दूसरी बीकर में मैंने 10 ml वाटर ले लिया, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया एक तीसरी बीकर में। तो इस तीसरी बीकर में वाटर का क्या वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है ना, 15 ml हो जानी है, 15 ml हो जानी है। यानी आप एक चीज ध्यान से देखो, दोनों के वॉल्यूम को जब मैंने जोड़ा तो तीसरे की वॉल्यूम के बराबर हो गई। यानी कि वॉल्यूम को मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, वॉल्यूम को मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। यानी वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। यानी कि ऐसे बहुत से वेरिएबल्स आएंगे, लेकिन अगर मान लो इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या इसका टेम्परेचर 160 हो जाएगा जुड़कर, बिल्कुल नहीं होगा।
बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर जो है आपका इंटेंसिव वेरिएबल होता है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम ऐड नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। आपने अभी देखा वॉल्यूम क्या था आपका, वॉल्यूम क्या था आपका? एक्सटेंसिव वेरिएबल था। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं इस फॉर्मूले में यूज कर सकता हूं। देखो कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे? तुम्हें कभी कभी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ हो, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दे, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, तब तुम्हें सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तुमने अभी अभी देखा ना कि भाई वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल है, उसी कॉन्सेप्ट को लगा देना है। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपका होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। याद रखना, सबको एमएल में रखो ताकि आपको इजी हो। सबको एमएल में रखो, आपके लिए इजी होगा, ठीक है? एक ही यूनिट में रखो, मैं तो ये कहूंगा। आप एमएल में नहीं रखते, आप अगर लीटर में रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ऊपर रखा लीटर में तो नीचे भी रखो लीटर में, ठीक है? अगर ऊपर रखा एमएल में तो नीचे भी रखो एमएल में। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो यूनिट्स की। कभी कभी यूनिट्स के ही हेरफेर से आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हो, तो उससे बचना भाई, उससे बचना। ये आपका न्यूमेरिकल में आपको काफी हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेगा। आज ही आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की एक छोटी सी डीपी मिल जाएगी, जिसमें 10-5 क्वेश्चंस होंगे। आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है? आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप हमारे जो टेलीग्राम में जो आपकी हेल्पिंग टीम मैंने बना रखी है, आप उन पर कल डाल सकते हो क्वेश्चन कि भाई इसका बताओ, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे मैंने जो सॉल्यूशन दिया है, ये आपको मेडिसिन के पीछे काफी देखने को मिल जाएंगे ऐसे। तुझे मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो 5% इथाइल अल्कोहल है, वो ऐसे बोलेगा आपको 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है, ठीक है? कहने का क्या मतलब हुआ? अगर ऐसा बोल दे तो क्या हम लोग समझेंगे? तो आपको खुद ब खुद ये चीज समझ में आना चाहिए कि एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है? तो वाटर में, वाटर एक सॉल्वेंट यहां पे यूज हो रहा है, और टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है? 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें 5 ml आपका इथेनॉल है, ठीक है? और बचा हुआ पार्ट क्या होगा? आपका सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, वो कितना होगा? निकालो, यहां पे 100 डालो, यहां 5 डालो, आपको 95 आ जाएगा। तो 95 ml आपका वाटर है, ठीक है? ठीक बात है। यहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस निकल जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बातें हुई, ये हमारे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बातें हुई। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, देखो अगर मैं तुमसे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? एक बात जान लो, ये कहां यूज करोगे आप? ये करोगे उनमें जो सॉल्यूट्स क्या है, सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल्स में। यानी कि आप उन्हें ऐसा कहो कि ऐसे सॉल्यूट जो अपने गिवन सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाते हैं, ठीक है? सॉल्युबल्स के लिए, इनसॉल्युबल के लिए नहीं, ठीक है? सॉल्युबल सॉल्यूट्स के लिए हम लोग बात करते हैं, सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूट के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया 100 ml का, क्या है? 100 ml का, और मैंने आपको कहा कि भाई इसमें तुमने क्या डाल रखा है? तुमने कहा मुझे 5 ग्राम तुमने इसमें सॉल्ट डाल रखा है, नमक डाल रखा है 5 ग्राम। नमक को तो तुम लीटर में नहीं मेजर करोगे ना, लेकिन एक बात तो आप भी जानते हो कि नमक पानी में क्या होता है? घुल जाता है। वो बाद में देखेंगे ना, एसोसिएशन डिसोसिएशन बाद की बात है। फिलहाल जान के रखता है कि 5 ग्राम मैंने डाला, वो घुल गया। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? तुम मुझसे क्या कहोगे? 5% सॉल्यूशन है ये, किसका? सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सॉल्यूशन है।
अब ये कॉमन सी बात है कि सोडियम क्लोराइड को हम लिक्विड फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि 100 ml सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया हुआ है भाई, 5 ग्राम नमक लिया है, 5 ग्राम नमक लिया है। ठीक है, ठीक है। यानी मैं इसके में डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी के परसेंटेज को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जरा देखो भाई, जरा देखो, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं, तो इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में होना चाहिए, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका ml में चाहिए, इंटू 100%। ठीक है, ठीक बात है, जरा ध्यान देना, मैं इसे आपके लिए इन सब क्लोज कर देता हूं। ठीक है, एक जो बिगेस्ट मिस्टेक आप स्टूडेंट्स करते हो, आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा देते हो। यानी कि आपको पता है भाई सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है। ठीक है, मैंने यहां से पूछ दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, आप क्या करोगे, मैं बता रहा हूं, मैंने भी गलती की है भाई। आप जोश जोश में इस 100 ml में से माइनस कर दोगे 5 को, और आप बता दोगे 95 ml होगा वाटर। अरे भैया ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो कैसे निकाल लेगा, नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम ऐसे निकालोगे कि तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। यानी कि आपको पहले क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आप कैसे निकालोगे, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करोगे पहले, फिर यहां से जो आपको आएगा फिर आप निकालोगे डायरेक्ट वॉल्यूम सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं आप, याद रखिएगा। आप पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे। ठीक है, आप पहले निकालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट। वो कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से जो आपका वैल्यू आएगा फिर इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे और निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, फिर आपको सॉल्वेंट की भी डेंसिटी पता होनी चाहिए, सॉल्वेंट की भी डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो नहीं निकाल सकते आप। यानी कि रो ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हें क्या लगता है कि भाई अब तो मैंने सही बनाया। आप बिलीव करोगे, ये पहले वाला जो आपने बुद्धि लगाई है, पहले वाली जो बुद्धि लगाई है, इसे मैं कट कर देता हूं, तो बाद में आप कंफ्यूज करोगे, ये गलत है, ये गलत प्रोसीजर है, ये सही प्रोसीजर है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इससे भी दिया मिलता जुलता आपका ऑप्शन दिया रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और इससे भी देने वाला रहेगा। आप जो फर्स्ट स्टेप लगाओगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। और एक स्टूडेंट होने के नाते क्या होता है, मेरी भी टेंडेंसी रही थी अपने टाइम में कि जहां आंसर मैच किया एकदम सीने में, तो लगता था कि मैं कुछ हो गया, हिमालय पहाड़ मैंने चढ़ लिया, माउंट एवरेस्ट को मैंने 12 जीत लिया है, एवरेस्ट समिट मैंने कर लिया। तो ये गलती करने से बचना, ये गलती करने से बचना, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते हो। दो अलग अलग क्वांटिटीज को आप आपस में ऐड भी नहीं कर सकते हो, आपस में सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और मास एक अलग क्वांटिटी है। यू कांट ऐड देम, यू कांट सब्सट्रैक्ट देम। फिजिक्स के बेसिक रूल्स आपको पता होंगे। ठीक है, ये हमारी कहानी थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो जरा भाई, देखो जरा, थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड की अगर मैं बात करूं, वो है आपका मोलारिटी। काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है मोलारिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
ठीक है, मोलैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, काफी जगह यूज होता है इसका। ठीक बात। इसकी बेसिक डेफिनेशन सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसका मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन दिखाऊं, अगर मैं आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाऊं, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शर्त क्या है, ये सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में। ये यहां तक तो बंदे सही कर देते हैं, प्रॉब्लम होता है इस नंबर ऑफ सॉल्यूट को निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने में। कभी कभी केस चेंज हो जाता है, उस केस में हम लोग फंस जाते हैं। वहां क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। मैं आपको बहुत सारे सिनेरियो बता रहा हूं, वहां पे आप कैसे कैसे निकालोगे नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज का निकालने का तरीका क्या है, एक जो बहुत फेमस फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपको दिया गया है गिवन डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया आपको कि मैंने ग्लूकोज लिया है, उसे पानी में मैंने घुला रखा है, तो आप क्या करोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C12H22, सॉरी ग्लूकोज C6H12 C6H6O व्हाटएवर जो भी होती है, सॉरी। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज को अगर ध्यान दोगे थे C6H6O11 ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है। हाँ ठीक है, ग्लूकोज छोड़ो यार, मैं ग्लूकोज की फॉर्मूला बताओ भूल गया आपके साथ, तो सॉरी। सोडियम क्लोराइड की बात कर लो, आप निकालते हो, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 23 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है 35.5 होता है। तो आप इसे जोड़ दोगे, ठीक है, यानी आप बोलोगे 58.5 इसका मोलर मास हो गया, आप निकाल लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे ग्लूकोज का आता नहीं है। ठीक है, डोंट इस कंफ्यूजन मत लेना आप लोग। चलो आगे देखते हैं, ये मैंने आपसे मजाक किया था। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मूला अगर जाननी हो ना, तो व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, मैं आपको वहां बताऊंगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। इस जैसा जोक, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। आइए यहां देखते हैं, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला ये हो गया। याद रखना, यहाँ पे आप दोनों को ग्राम में रखोगे, इसे भी आप ग्राम में रखो, इस यूनिट को भी, इसको भी आप ग्राम में रखो। मतलब पता चला आपने इसको केजी में रख लिया, इसको ग्राम में रख लिया, निकालना नहीं है फिर, क्योंकि मोलर मास का यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, तो आप दोनों को ग्राम में मेंटेन करो। ठीक है, आपके लिए इजी होगा। एक तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं काम कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, देखो, अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस दिए गए हो, यानी मैंने ऐसा कह दिया कि मैंने 10⁻16 मॉलिक्यूल्स दिए हैं सोडियम क्लोराइड के, अब क्या यार, अब तो नहीं निकाल सकते ना, एक एक की वेट निकालेंगे, फिर मोलर मास डिवाइड करेंगे, तो फिर तो बीत गया समय। देखो, वैसे केस में क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा फंडा लगाना है आपको, देख लो भाई, पूरा ही हटा देता हूं। वहां पे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट उसको आप डिवाइड करते हो एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23, और आपको पता होगा कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकाल सकते हो, ये एक तरीका हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। कभी कभी क्या होता है, गैसेस की अगर बात करो तो आप गैस को तौल नहीं सकते, गैस के पार्टिकल्स को काउंट करना, पार्टिकल्स तो किसी का भी काउंट करना बहुत मुश्किल काम है, ह्यूमन से तो हो नहीं सकता, कंप्यूटर से ही कर लेते हैं, भगवान जाने कैसे करते हैं वो लोग, तो कंप्यूटर जाने, भगवान क्या ह्यूमन जानता है कंप्यूटर कैसे करते हैं। बट आप गैस के केस में आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन करता है, और वो गैस की जो वॉल्यूम होती है वो आपको लीटर में गिवन होती है। उस केस में हमें क्या करना है, देखो, लेकिन एक बात याद रखना भाई, जो वॉल्यूम तुम्हें दी गई है वो एसटीपी पे मेजर की गई हो, एसटीपी पे मेजर करनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या हुआ, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, ठीक है, दो मीनिंग निकल के आते हैं।
या तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोनों में कॉमन है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोनों में कॉमन है, और प्रेशर यहां पे मेंटेन होता है या तो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार। देखो एटमॉस्फेयर जब रहेगा, आपको जब ये याद रखना होगा, आपको ये कंडीशंस आपको याद रखने होंगे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन मेंटेन की गई है, उस वक्त किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, वो होता है कितना? 22.4 लीटर। ये मोलर वॉल्यूम हो गया। देखो Vm इज इक्वल टू कितना होता है? 22.4 लीटर। और अगर 1 बार दी गई हो प्रेशर, तो एक बात आपको गैसेस में आपने पढ़ रखी होगी कि बार जो है एटमॉस्फेयर के मामले में थोड़ा सा छोटा यूनिट है। अगर छोटा मतलब क्या होगा कि प्रेशर यहां पर थोड़ा सा कम होगा, और आपने पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ से, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस केस में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कितना हो जाता है जरा देखो, यहां पे आपका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर। तो आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। जनरली आपका इसी में काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कभी खुदाना खास भी जरूरत पड़ गई तो आप इसे लगा दोगे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इस कंडीशन को अगर मैं हटा दूं, तो जरा देखना क्या होगा भाई, देखना क्या होगा। देखो देखो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां भी आप याद रखना लीटर मेंटेन करोगे, लीटर बाय इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो या तो 22.4 हो सकता है या फिर 22.7 हो सकता है। ये सारी कहानी कब होनी चाहिए, सब कुछ एसटीपी पे मेजर होना चाहिए, तभी जाकर ये फॉर्मूला क्या होगा आपका सही बैठेगा, सही बैठेगा। तो ये तरीका था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए तो बहुत इजी है मोलारिटी को निकालना। मोलारिटी को निकालना फिर बहुत इजी आपके लिए हो जाता है। याद रखना मोलारिटी को हम लोग मोल लीटर इनवर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा आपके साथ तो बहुत इजी है इसके यूनिट को निकाल पाना। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स को आप किसमें रिप्रेजेंट करते हो? मोल से रिप्रेजेंट करते हो, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लीटर से। तो मोलारिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये तो हुई बातें मोलारिटी की। आइए जो हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, तो लास्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, वो क्या है? वो है नॉर्मैलिटी। देखो नॉर्मैलिटी लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज होती है ये टर्म। नॉर्मैलिटी जो है लेबोरेटरी में काफी ज्यादा यूज होने वाला टर्म है, तो इससे बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा लेबोरेटरी में अगर आप लोग गए होंगे 11th 12th वालों, तो आपको पता होगा हम लोग बोलते हैं ये N/2 HCl है, ये N/10 NaOH है। वो जो N कैपिटल यूज होता है ना, वो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। N/2 कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी नॉर्मलिटी 1/2 है। N/10 कहने का मतलब हुआ उसकी नॉर्मलिटी 1/10 है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इन चीजों में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारा है वो क्या है? नॉर्मैलिटी का टर्म है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। ठीक है, देखो अगर मैं नॉर्मैलिटी की बात करूं तुमसे, तो नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of a solute dissolved in 1 liter of solution। देखो भाई, number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution। यहां पे भी आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक बात है। देखो अब सवाल उठता है इससे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है? ये कुछ नहीं करना है आपको, गिवन मास जो आपका दिया हुआ है, गिवन मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे मैं बोल रहा हूं,
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इट्स नॉर्मल मास, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। यहां से आप निकाल सकते हो उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब सवाल उठता है ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, नाम दिया गया, वहां पे जाओ, आपको एक सीट मिल जाएगी, उसमें ढेर सारे तरीके बताए गए हैं अलग अलग केसेस में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक बात है। ये हमारा जो लेक्चर था आज का वो था टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में। ये सारे टर्म्स ऐसे हैं कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कराओगे तो इन सब की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत कम चेंज आएगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल पहचान पाओगे हाँ भाई चेंज हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किए गए हैं। और आप भी जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कराओगे वॉल्यूम के भी वैल्यू में चेंज आएगा। और ये सारे के सारे जो मेरे चार टर्म्स थे ये क्या थे, सब के सब वॉल्यूम के टर्म्स में निकाले गए हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकाले गए हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये सारे टर्म्स भी क्या होंगे, चेंज कर जाएंगे, इनकी वैल्यूज भी चेंज कर जाएंगी। यही रीजन है कि इन्हें हम लोग कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स या फिर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो पहले कर लो, उसके बाद जुड़ना, फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करो मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। सॉरी, थोड़ा कफ है मुझे, आई होप आप इसे अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो।